है गाइस, वेलकम बैक टू एक्सीड नर्सिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक नियोनेटल जॉन्डिस के बारे में। देखो, नियोनेटल जॉन्डिस होता क्या है। तो इसका दूसरा नाम होता है, वो होता है इक्टेरस नियोनेट्रम। इक्टेरस नियोनेट्रम ये इसका सेकंड नेम है और इसी नेम से भी क्वेश्चंस बनता है। नाम याद रखिएगा, इक्टेरस। ठीक है। इसके अंदर देखो जॉन्डिस है ना, वो जॉन्डिस क्या होता है। ये जॉन्डिस एक प्रकार के वेस्ट से होने वाले डिजीज है। जब वेस्ट प्रोडक्ट प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं निकलता या एलिमिनेट नहीं होता, उस कंडीशन में एलिमिनेशन, ठीक है, नहीं होता, उस कंडीशन के अंदर जॉन्डिस होता है। तो वो वेस्ट कौन सा होता है, वो हीमोग्लोबिन का वेस्ट बिलिरुबिन होता है। कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन का वेस्ट बिलिरुबिन, ड्यू टू बिलिरुबिन डिपोजिशन। और ये डिपोजिशन कहाँ होता है, तो देखो ब्लड में डिपोजिशन होता है। कहाँ पर होता है, ब्लड। कॉमन क्वेश्चन है। इसको समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज अनकंजुकेटेड एंड इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। और कौन सी बिलिरुबिन ब्लड के अंदर जम जाती है या ज्यादा बढ़ जाती है, तो कौन सी बिलिरुबिन बढ़ेगी, कंजुकेटेड या अनकंजुकेटेड। तो जाहिर सी बात है अनकंजुकेटेड बढ़ेगी। ठीक है। तो एक पॉइंट आता है बिलिरुबिन क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि हीमोग्लोबिन जब अपना 120 दिन पूरा कर लेती है तब वो पहुंचती है स्प्लीन के पास में। स्प्लीन क्या होता है, स्प्लीन के अंदर हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन होता है। केवल क्या होता है, डिस्ट्रक्शन। ठीक है। और डिस्ट्रक्शन करके ये भेज देता है लीवर के पास में। ठीक है। लीवर करता है फिर फर्मेंटेशन की प्रोसेस, फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन करके दो प्रोडक्ट बनाता है, हिम प्लस ग्लोबिन। ठीक है। ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है जो दो भागों में डिवाइडेड हो जाती है, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। ठीक है। वही बिलिरुबिन बाहर नहीं निकल पाती, उसी वजह से जॉन्डिस की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है। ये प्री टर्म बेबी के अंदर कितने % चांसेस रखता है, तो ये मोस्टली प्री टर्म बेबी के अंदर होता है और रेयरली टर्म बेबी के अंदर, मतलब ज़्यादा चांसेस होगा, मोस्ट कॉमन होगा वो प्री टर्म के अंदर होगा। जबकि जो टर्म बेबी होता है उसके अंदर लगभग 50 से 60% चांसेस होते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और आता है, जॉन्डिस होता सभी बच्चों को है। जॉन्डिस सभी बच्चों को एक बार जरूर होता है। ठीक है। फिर ये स्लोली कम हो जाता है। ठीक है। बढ़ते हैं इसके बेसिक फीचर की तरफ। बिलिरुबिन इज बाउंड टू ए सर्टेन प्रोटीन। देखो बिलिरुबिन जो कंजुकेटेड और इनकंजुकेटेड था ना, उसका मतलब क्या होता है, तो बिलिरुबिन है ना, वो अगर एक सर्टेन प्रोटीन के साथ में बाउंड होता है, मतलब एल्बुमिन के साथ में अगर बिलिरुबिन जुड़ता है ना, तो वो अनकंजुकेटेड बिलिरुबिन होती है या इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होती है। सिंपल सा फॉर्म है कि एल्बुमिन के साथ में अगर बिलिरुबिन आकर मिला तो वो कौन सी प्रोटीन है या कौन सा बिलिरुबिन है, वो होगा इनडायरेक्ट और अनकंजुकेटेड बिलिरुबिन। ठीक है। बट यदि अगर बिलिरुबिन को लीवर चेंज कर दे, बिलिरुबिन को लीवर किसी और फॉर्म में चेंज कर दे, तो वो होती है कंजुकेटेड बिलिरुबिन। मतलब समझ में आया। अनकंजुकेटेड कौन सी होती है, जिसमें एल्बुमिन के साथ में बिलिरुबिन आकर जुड़ जाती है, वो अनकंजुकेटेड और इनडायरेक्ट है। ठीक है। डायरेक्ट कौन सी होगी, जब बिलिरुबिन को लीवर ही, भाई बिलिरुबिन जनरली ये एक लीवर का प्रोडक्ट ही अपन कह सकते हैं। ठीक है। क्योंकि लीवर ही फर्मेंटेशन करके बिलिरुबिन को बनाता है और बिलिवर्डिन को बनाता है। ठीक है। ये लीवर ही अगर बिलिरुबिन को दूसरी फॉर्म में चेंज कर दे तो हम बोलेंगे कंजुकेटेड बिलिरुबिन या डायरेक्ट बिलिरुबिन। ठीक है। टाइप के अंदर चलते हैं कि अंतर क्या होता है इनके अंदर। तो देखो अनकंजुकेटेड बाइंड टू एल्बुमिन, जो अनकंजुकेटेड होती है वो एल्बुमिन के साथ में बाइंड होती है, जबकि जो अनकंजुकेटेड होती है वो ग्लूकुरोनोइक एसिड के साथ में कंजुकेटेड होती है। ठीक है, या बॉन्ड बनाती है। ठीक है, सिंपल पॉइंट है। बाइंड टू एल्बुमिन, अनकंजुकेटेड बाइंड टू ग्लूकुरोनोइक एसिड, कंजुकेटेड बिलिरुबिन। ठीक है। जो अनकंजुकेटेड है वो फैट सोल्यूबल है। क्वेश्चंस बनता है, आ भी सकता है। कंजुकेटेड होगी वो वाटर सोल्यूबल होगी, अनकंजुकेटेड होगी वो फैट सोल्यूबल बिलिरुबिन होगी।
और जो अनकंजुकेटेड होती है ये BBB को क्रॉस कर जाती है। BBB का मतलब होता है ब्लड ब्रेन बैरियर, मतलब ब्रेन तक पहुंच जाती है। ब्रेन तक पहुंचेगी तो डेंजरस कंडीशन भी हो सकती है, पेशेंट की डेथ होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जबकि जो डायरेक्ट बिलिरुबिन होती है या फिर कंजुकेटेड बिलिरुबिन होती है वो डायरेक्ट यूरिन और स्टूल के साथ में पास आउट हो जाती है। जो अनकंजुकेटेड है टॉक्सिक है और ये नॉन टॉक्सिक है। सो चार केवल इनके डिफरेंट है खास जो आपको याद रखने हैं। पहला बाइंड टू एल्बुमिन, दूसरा फैट सोल्यूबल, तीसरा क्रॉस द BBB ब्लड ब्रेन बैरियर, ये एक फिल्ट्रेटिंग मेम्ब्रेन होती है जिसको क्रॉस करके ये ब्रेन सेरिब्रम तक पहुंच जाता है। ठीक है, ब्रेन तक या CNS तक पहुंच जाता है। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट टॉक्सिक होता है, ये टॉक्सिक टाइप है ये इनडायरेक्ट वाला। जबकि डायरेक्ट वाला है ना वो नॉन टॉक्सिक होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ में बाइंड होता है, यूरिन और स्टूल के साथ में बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब हम जॉन्डिस की बात करेंगे। जॉन्डिस कितने प्रकार का होता है? तो बहुत सारे प्रकार होते हैं जॉन्डिस के, जो अपन इसके नीचे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसके ऊपर आया है हमारा कंजुकेटेड बिलिरुबिन के कारण क्या हो सकते हैं और अनकंजुकेटेड के कारण क्या हो सकते हैं। तो देखो, कंजुकेटेड या डायरेक्ट बिलिरुबिन होता है ना, वो UTI की वजह से हो सकता है, सेप्सिस की वजह से हो सकता है और टॉर्च सिंड्रोम की वजह से हो सकता है। टॉर्च अपने आप के अंदर एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन और ज़बरदस्त इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। ठीक है, जबकि जो एल्बुमिन के साथ जो बाइंड हो रहा है ना उसके साथ में क्या हो सकता है या उसके कारण क्या हो सकते हैं, तो RBC सेल्स सबसे बड़ा कारण हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि RBC जो बच्चे होते हैं ना उनके अंदर RBC का जीवन काल होता है 80 से 90 दिन का। तो रैपिडली अगर RBC का डिस्ट्रक्शन होता है रैपिडली, ठीक है, रैपिडली अगर डिस्ट्रक्शन होता है तो बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा मात्रा में थोड़े समय में बनेगा और ज़्यादा मात्रा में बनेगा तो ज़्यादा बिलिरुबिन बनेगा। ठीक है, बिलिरुबिन बनेगा, अब निकल तो नहीं रहा है, निकले तो कम हो जाए, पर निकल तो नहीं रहा है तो बॉडी में स्टोर होगा और लेवल बढ़ेगा। इसके अलावा ABO RH इनकम्पेटेबिलिटी, RH फैक्टर होता है ना, जैसे कि मदर RH रेसस। ठीक है, RH फैक्टर, ये RH फैक्टर क्या होता है, ब्लड, इसको बोलते हैं ग्रुप D। क्या बोलते हैं? ग्रुप D। और जैसे मदर नेगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव है, और अगर मदर पॉजिटिव है और बच्चा नेगेटिव है तो हम एंटी सीरा D लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एंटी सीरा D। ठीक है, अगर नहीं लगाते हैं तो मदर क्या करेगी, कंसीव नहीं कर पाएगी, और कंसीव कर लेगी तो मिसकैरेज हो जाएगा। ठीक है, सो RH इनकम्पेटेबिलिटी में भी अनकंजुकेटेड बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। सिफेलोहेमेटोमा, इस कंडीशन के अंदर भी बिलिरुबिन हाई लेवल पर चली जाएगी, और TSH अगर हाई हो जाता है, ध्यान देना, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर हाई हो गया तो लो क्या हो जाएगा, T3T4 क्या हो जाएगा, लो, मतलब हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन के अंदर भी अनकंजुकेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, अदर में देखें तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो जो बाइल हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के जरिए डिओडिनम में आकर ओपन हो रहा है तो वहां से वो आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएगा, और नहीं बढ़ेगा तो बॉडी में स्टोरेज के रूप में रह जाएगा, और रह जाएगा। उस कंडीशन के अंदर बिलिरुबिन हमें देखने को मिलेगा, मतलब जॉन्डिस हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, सो बढ़ते हैं टाइप ऑफ जॉन्डिस में। पहला आता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, जो 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाता है। ठीक है, टर्म बेबी में ये 4th डेज पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पर होता है और 7वें दिन पर सबसाइड हो जाता है, मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, या फिर जॉन्डिस से पेशेंट पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है। जबकि ये चीज़ प्री टर्म बेबी के अंदर हाईएस्ट होगा 6 डेज पर, और 14 डेज पर जाकर सबसाइड होगा। मतलब 14 डेज पर अगर हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे ना तो इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं आएगा, जबकि 6 डे पर हाईएस्ट लेवल पर हमें देखने को मिलेगा। दूसरा इसका टाइप है पैथोलॉजिकल। तो देखो, पैथो का मतलब माइक्रोब से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, माइक्रोब से रिलेटेड। तो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रीट किया तो ऑटोमेटिकली पैथोलॉजिकल जॉन्डिस ट्रीट हो जाएगा।
ठीक है। ये 24 घंटे, अब जहां पर माइक्रोब्स का अटैक होता है ना तो सिम्टम्स बहुत जल्दी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ 24 घंटे के अंदर तो सिम्टम्स आ जाएंगे और वो सिम्टम 10 दिन तक बने रह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है वो है कि जो ये कंडीशन है ना, इस कंडीशन के अंदर जो बिलिरुबिन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। कितना होता है? 15 mm ऑफ Hg, जबकि नॉर्मल कितना होना चाहिए था? लेस देन 5 mg DL। नॉर्मल बिलिरुबिन का लेवल होना चाहिए था 5, पर जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है वहां पर बिलिरुबिन का लेवल मिलेगा 15 mg DL, जबकि जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है उसके अंदर ग्रेटर देन 10 mg पर DL बिलिरुबिन लेवल होता है। तीसरा जो इसका टाइप है वो है सब ऑप्टिमल इनटेक जॉन्डिस, खास है सब ऑप्टिमल इनटेक जॉन्डिस, या इसका दूसरा नाम है ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस। दूध पिलाने की वजह से भी, लैक्टेशन के दौरान भी बच्चे को जॉन्डिस की कंडीशन हो सकती है। और ये मोस्टली फर्स्ट वीक के अंदर ही हमें देखने को मिल जाएगा, मतलब सिम्टम्स फर्स्ट वीक के अंदर। वैसे मोस्टली सारे के सारे ही 24 घंटे में ही अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। पर यहाँ पर जो ये ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस है ना, ये बच्चे को हम जैसे जैसे फीडिंग कराएंगे वैसे वैसे जॉन्डिस का लेवल बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बिलिरुबिन इन द इंटेस्टाइन। और इसका जो बेसिक कारण क्या है, जो बिलिरुबिन का लेवल होता है ना वो इंटेस्टाइन तक पहुंचेगा डिओडिनम के साथ में, ठीक है। लीवर का जो भी प्रोडक्ट होता है वो डिओडिनम के अंदर ही खुलता है या वहीं से ही इंटेस्टाइन के अंदर इंटर करता है। तो जो भी प्रोडक्ट है वो इंटेस्टाइन में आएगा, पर अगर ज़्यादा मात्रा में वापस रीअब्जॉर्ब होकर वापस ब्लड तक चला जाएगा ना, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, ब्लड में ये बढ़ जाएगा, ठीक है। बढ़ेगा तो सिम्टम्स दिखाएगा, मतलब येलोइश कलरेशन दिखाएगा। इनएडिक्वेट मिल्क इनटेक ऑल्सो डिले द पासेज ऑफ मेकोनियम। कभी कभी बच्चा अगर फर्स्ट स्टूल भी टाइम पर नहीं करता है और डिले करता है ना, तब भी हमें ये देखने को मिलेगा। मतलब मेकोनियम क्या है? मेकोनियम इज द फर्स्ट स्टूल ऑफ बेबी। अगर फर्स्ट स्टूल अगर टाइम से नहीं आ रही, मान लीजिए डिले आ रही है, तो उस कंडीशन के अंदर भी हमें जॉन्डिस देखने को मिलेगा, ठीक है। चौथा जो टाइप है वो है हेमोलाइटिक जॉन्डिस, जिसका जो कारण होता है वो क्या होता है? हीमोलाइसिस। हेमोलाइटिक जॉन्डिस का कारण क्या है? हीमोलाइसिस। और हीमोलाइसिस मोस्टली कब और क्यों होता है? तो देखो, जो पीडिया होता है या बच्चे होते हैं, उन बच्चों के अंदर जो आरबीसी का जीवन काल होता है वो 80 से 90 डेज का होता है। और 80 से 90 डेज में क्या होती है? आरबीसी सेल्स डिस्ट्रक्ट होती है। डिस्ट्रक्ट होगी तो वही प्रोडक्ट बनेंगे सेम, ठीक है। प्रोडक्ट बनेगा बिलिरुबिन, जो ज़्यादा मात्रा में बनेगा, और बॉडी से एक्सक्रेशन इसका हो नहीं रहा, तो उस कंडीशन के अंदर बॉडी के अंदर जो बिलिरुबिन का लेवल होता है वो स्लोली बढ़ता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पांचवा ऑब्स्ट्रक्टेड जॉन्डिस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? एक पाथवे होता है, लीवर का पाथवे होता है। कौन सा पाथवे है? लीवर टू गोल ब्लेडर, गोल ब्लेडर टू हेपेटिक डक्ट, हेपेटो डक्ट, और हेपेटोडक्ट टू हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट, हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट, और हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट टू हेपेटोपेनक्रिएटिक एम्पुला। हेपेटोपेनक्रिएटिक एम्पुला से आता है डिओडिनम। तो ये एक पाथवे होता है। अगर इस पाथवे में ब्लॉकेज आ जाए, और ब्लॉकेज आ जाएगा तो क्या होगा? ये लीवर जो बिलिरुबिन को बना रहा था, बिलिरुबिन को बना रहा था, वो गोल ब्लैडर तक पहुंचेगा, पर यहाँ पर जो पाथवे ब्लॉक हो गया वो प्रोडक्ट आगे नहीं बढ़ पाएगा, और आगे नहीं बढ़ेगा उस कंडीशन के अंदर बिलिरुबिन लेवल यहीं पर क्या होगा? ज़्यादा मात्रा में बनता जाएगा, जो टॉक्सिटी करेगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन के अंदर। तो देखो, इसका नाम हमने बताया था इक्टेरस, और कॉम्प्लिकेशन होगा कर्निकटेरस। जो कॉम्प्लिकेशन होगा वो क्या, कौन सा होगा? कर्निकटेरस। जो जॉन्डिस होता है, नियोनेटल जॉन्डिस, उसका दूसरा नाम इक्टेरस, ठीक है। और ये जो कर्निकटेरस है, ये दूसरा नाम इसका होता है न्यूरोटॉक्सिटी।
न्यूरोटॉक्सिटी क्यों होती है? क्योंकि अनकंजुगेटेड जो बिलिरुबिन होती है वो बीबीबी को क्रॉस करके ब्रेन तक पहुंच जाएगी। ब्रेन तक पहुंचेगी तो ब्रेन के अंदर जाकर शांत तो नहीं रहेगी, क्योंकि बिलिरुबिन है क्या? तो बिलिरुबिन है वेस्ट प्रोडक्ट। क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, और वेस्ट प्रोडक्ट है तो ये टॉक्सिटी तो करेगा ही करेगा। और टॉक्सिटी कहाँ हो रही है? तो नर्वस सिस्टम में हो रही है, तो हम इसको बोलेंगे न्यूरोटॉक्सिटी। क्या बोलेंगे? न्यूरोटॉक्सिटी। और जब टॉक्सिटी होती है तो उस कंडीशन में डैमेज हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट भी हमें देखने को मिलेगा। साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट, ठीक है, ये भी हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है ट्रांसिएंट एन्सेफेलोपैथी। इसके अंदर भी न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन देखने को मिलेगा, और मोस्टली जॉन्डिस की कंडीशन में ये दो ही प्रकार के कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलते हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर देखो फोटोथेरेपी इसका खास पॉइंट है। फोटोथेरेपी, फोटो का मतलब लाइट और थेरेपी। ठीक है, लाइट थेरेपी या फोटो थेरेपी। और जो फोटोथेरेपी को फर्स्ट टाइम यूज करने वाले थे ना, वो थे क्रीनर 88। क्रीनर 88। ठीक है, 1958 में इन्होंने फर्स्ट टाइम यूज किया था। किसको यूज किया था? फोटोथेरेपी को। क्वेश्चंस बनकर आ सकता है कि फोटोथेरेपी को फर्स्ट टाइम यूज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, ये फर्स्ट टाइम यूज करने वाले वैज्ञानिक ने कब की थी? ठीक है, तो क्रीनर ने की थी 1958 में। ठीक है, और उसने क्या किया? उन्होंने फ्लोरोसेंट का यूज किया। फ्लोरोसेंट मतलब ब्लू लाइट और ग्रीन लाइट, इन दो लाइट का फोटोथेरेपी के अंदर यूज किया। और ये दोनों जो लाइट थी, इनका यूज करने का बेनिफिट क्या था? इनका बेनिफिट था कि स्किन मोस्टली कौन सी रेज को ज़्यादा अब्जॉर्व करती है। तो जो हमारी स्किन होती है वो ग्रीन, ब्लू, वाइट और लाइट, इन चार प्रकार की रेज को अच्छे से अब्जॉर्व करती हैं। तो पहली आती है हमारे लाइट अब्जॉर्व बाय स्किन। कितनी लाइट अब्जॉर्व होती है हमारी स्किन से? तो 420 से 500 nm तक लाइट का अब्जॉर्प्शन होता है। जबकि वाइट लाइट का अब्जॉर्प्शन होता है 550 से 600 nm तक, और ब्लू का होता है 420 से 480 nm तक। एग्जाम के लिए तीनों के तीनों ही खास पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, कि ब्लू लाइट का अब्जॉर्प्शन स्किन के द्वारा कितना होता है? 420 से 480 nm। वाइट लाइट का कितना होता है? तो 500 से 550 से 600 nm तक। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रोसेस की फोटोथेरेपी कैसे दी जाती है? फोटोथेरेपी दी जाती है सबसे पहले तो आईज और जेनिटेलिया को हम क्या करेंगे? कवर कर देंगे। क्यों कवर करने का भी कारण है? क्या कारण है? क्योंकि देखो आई पर सबसे थिनिस्ट स्किन होती है, 0.05 mm तक की आई लीड। ठीक है, सबसे थिन स्किन होती है। अब अगर हम लाइट और फ्लैश डायरेक्टली इसके ऊपर डालेंगे तो क्या होगा? रेटिना डैमेज होगा, कॉर्निया डैमेज होगा। ठीक है, तो हमें बच्चों की सबसे पहले क्या करना है? कवर करना है आईज को और जेनेटेलिया को। ठीक है, और जो लाइट हम लगा रहे हैं वो बच्चे से लगभग 45 से 70 सेंटीमीटर तक ऊपर होनी चाहिए। इसका रीजन, ताकि जो लाइट बच्चे के ऊपर हम डाल रहे हैं, जो फोटोथेरेपी हम दे रहे हैं, लाइट थेरेपी हम दे रहे हैं, उसकी ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन क्रिएट ना हो। और पोजीशन होती है ना, उसको हर 2 घंटे से चेंज करते रहना चाहिए। बच्चा फीडिंग की डिमांड करता है तब हमें फीडिंग कराना चाहिए। बच्चा जब फीडिंग की डिमांड करता है तब हमें फीडिंग कराना चाहिए, तब तक हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा मॉनिटर करना चाहिए टेम्परेचर को। इसके अलावा मॉनिटर करना चाहिए टेम्परेचर को। इनके अलावा एक मैनेजमेंट और है, हम फिनोबार्बुरेट भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। फिनोबार्बिचुरेट ये ड्रग भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। और इसका देने से क्या होगा? जो लीवर है ना, उस लीवर के अंदर ग्लूक्रोनोइक ट्रांसफरेज एंजाइम रिलीज होगा, जो क्या करेगा? बिलिरुबिन के एक्सक्रेशन में मदद करेगा। लीवर से क्या रिलीज होगा? वो होगा ग्लूक्रोनोइल ट्रांसफरेज। ठीक है,
और ये क्या करेगा, बिलिरुबिन को एक्सक्रिएट कराने के लिए मदद करेगा, बिलिरुबिन एक्सक्रेशन के अंदर मदद करेगा। सो ये हमारा था नियोनेटल जॉन्डिस, और एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से केवल और केवल हमने वही टॉपिक रखे हैं जो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो आपको इतने पॉइंट तो याद रखने हैं, और एग्जाम में पीडियाट्रिक में से अगर कुछ भी पूछा जाएगा तो इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। सो थैंक यू ऑल।